जस्ट आपको दिखा रही हूँ कि हमारे बाकी के चैप्टर्स कैसे हैं। मीन्स आपको भी आइडिया आएगी कि ऑलमोस्ट हमारा वर्क हो चुका है, मतलब हो रहा है, मतलब दो दो चैप्टर है, लेकिन अब आप आपको समझेगा कि हमारे बहुत सारे जो है पार्ट चैप्टर के मेनी मेनी पार्ट जो है वो हो गए हैं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर जिसमें हिस्ट्री ऑफ प्रोसेसर, फीचर्स, आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग मॉडल मतलब रजिस्टर, ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग मोड्स, एड्रेसिंग मोड्स, डेटा टाइप्स वो हो गया है। एंड दीज आर द इंस्ट्रक्शंस, ये सभी इंस्ट्रक्शंस हमारी हो गई है। इसमें हमारी सिस्टम रिलेटेड इंस्ट्रक्शन बाकी थी, वो भी हो गई है हमारी। ठीक है, सेकंड चैप्टर बस प्रोसेसर स्टेट आफ्टर रीसेट। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Second chapter processor state after reset. Then pin diagram we have already covered in first chapter. Functionality of various pins. Then input output organization, memory organization, memory banks हो गया है, थोड़ा और explain करूंगी. Input output organization means IO map IO and memory map IO. Memory organization means how memory is divided into 4 banks. तो वो थोड़ा एक पार्ट और कवर करूंगी. Then read write cycles we have already covered, that timing diagrams. Then system register means all the flag register. Memory management register means IDTR, GDTR, LDTR. Then control registers, debug register, system instructions हमने देखी थी, BERR, SLDT, LLDT, वो सब system instructions. Then test register, सिर्फ ये वाला पार्ट बाकी है अपना, ये वाला. ठीक है, test register. आफ्टर दैट नेक्स्ट चैप्टर मेमोरी मैनेजमेंट. तो आप अभी जीडीटी, एलडीटी, आईडीटी जो हमारा बहुत सारा हो गया है. देन जीडीटीआर, एलडीटीआर, आईडीटीआर. ठीक है, हाउ द फॉर्मेट्स ऑफ डिस्क्रिप्टर वो हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी कवर किया है. व्हाट इज डिस्क्रिप्टर, व्हाट इज सिलेक्टर, हाउ द डिस्क्रिप्टर्स जो वैल्यूज है वो किस तरह से, मैं एक बार फिर से बताऊंगी वो. सेगमेंट ट्रांसलेशन, पेज ट्रांसलेशन एंड कंबाइनिंग सेगमेंट एंड पेज ट्रांसलेशन, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट. फिर उसके बाद प्रोटेक्शन, why we required protection. Then protection mechanism means वो 4 रिंग वाला स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन रिंग, सीपीएल प्रिविलेज लेवल 0 1 2 3. देन सीपीएल, डीपीएल, आरपीएल, ईपीएल, और ये जो पार्ट है हम इसमें ही कवर कर रहे हैं, सो ये भी हमारा हो गया है. ठीक है, और ये बाकी का पार्ट मतलब मैक्सिमम, मतलब मुझे लगता है हमारे 4 यूनिट्स हो जाएंगे और फिर रहेगा ये. तो ये मैं इसलिए थोड़ी देर के लिए वेट कर रही हूँ, बिकॉज यूनिवर्सिटी से सर्कुलर आ रहा आएगा कि 80% ही सिलेबस लेंगे. तो ये चैप्टर इसीलिए मैं थोड़ा छोड़ रही हूँ, उसके बाद ये भी हम कवर कर लेंगे. ठीक है, और जैसे ही उनका मैसेज आता है कि नहीं 100% ही लेना है, हम इसको भी कवर करेंगे. ठीक है, सो ऑलमोस्ट दिस 5 यूनिट्स आर रिलेटेड विथ माइक्रो प्रोसेसर 80386, एंड दिस यूनिट इज अ टोटली डिफरेंट. दिस इज अ माइक्रो कंट्रोलर 8051, इट इज रिलेटेड विद दैट 8051 माइक्रो कंट्रोलर. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. yesterday we have seen the जीडीटी, एलडीटी, आईडीटी, उसके बारे में हमने देखा था. ठीक है, तो सेगमेंटेशन फिर से एक बार. ओके, फास्ट मैं एक बार रिवाइज करती हूँ. सेगमेंटेशन, देयर आर टू मेथड्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी हैव टू मैनेज द मेमोरी. एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. व्हाई आई हैव टू मैनेज द मेमोरी. इसका एग्जांपल वही याद रखना है आपको कि आपको लिनक्स लैब में 75 स्टूडेंट को प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है. तो हम क्या करेंगे, आपको बैचेस में डिवाइड कर करके वो प्रैक्टिकल करेंगे, टाइम स्लॉट में बुला बुला के वो प्रैक्टिकल करेंगे. नहीं तो हर एक 75 स्टूडेंट के लिए इतना बड़ा कंप्यूटर लैब प्रोवाइड करना और 75 कंप्यूटर्स एक ही लैब में रखना इज नॉट फिजिबल थिंग. हमें क्या करना है, प्रॉपरली मैनेज करना है मेमोरी को. टाइम टेबल इज ऑल्सो मैनेजमेंट. अगर मैं टाइम टेबल बनाती नहीं और आप लोगों को बोलती नहीं कि फर्स्ट लेक्चर इसका होगा, सेकंड लेक्चर उसका होगा, थर्ड इसका होगा, तो क्या होता, सभी लोग बोलते थे कि मुझे ये लेक्चर चाहिए, मैं इस स्लॉट में आऊंगा, मैं उस स्लॉट में जाऊंगा. तो देयर शुड बी अ पर्टिकुलर मैनेजमेंट. So we have a small amount of memory, 4 gigabyte memory, and efficiently we have to manage that small amount of memory in such a way that सभी users के all the programs should be executed at a very fast rate efficiently. Service देना is the main task. So when you perform management, you can give the best service to the सामने वाला पर्सन. तो यहाँ पे भी यही है कि सेगमेंटेशन एंड पेजिंग, दीज आर द टू टेक्निक्स. ये दो टेक्निक्स हैं. एंड व्हाट दे आर बेसिकली यूज क्या है उनका, मेमोरी मैनेज करना.
मेमोरी को मैनेज करना, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी है उसको डिवाइड कर करके पेजेस में, सेगमेंटेशन में मैनेज कर करके आपको करना है, सो दैट मेमोरी विल बी इफिशिएंटली मैनेज। सेगमेंटेशन जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का एक बेसिक मेथड है। पेजिंग इज ऑल्सो मेथड, पेजिंग उससे ज्यादा इफिशियंट है, सेगमेंटेशन थोड़ा कम इफिशियंट है, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली हैंड इन हैंड वर्क करते हैं। सेगमेंटेशन के बारे में जैसे मैंने कल बोला था कि इसका एक एग्जांपल अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हो कि सेगमेंटेशन हमें चाहिए डायरेक्टली, मुझे अगर सेगमेंट मुझे डायरेक्टली मेरा काम है कि जस्ट आई वांट टू एक्सेस अ सेगमेंट, but easily I cannot access the segment because lots of protections are provided. So segment के बारे में information will be stored into a descriptor that is called as 8-byte data structure. ठीक है, एंड इस डिस्क्रिप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन है, ऑल दिस डिस्क्रिप्टर्स आर स्टोर्ड इन अ टेबल रिकॉग्नाइज्ड बाय पर्टिकुलर हार्डवेयर। उस टेबल को रिकॉग्नाइज करने के लिए हार्डवेयर यूज होगा, उसका पर्टिकुलर आपका सीपीयू यूज होगा, उसके रजिस्टर में इस टेबल को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, मींस टेबल का बेस एड्रेस विल बी स्टोर्ड इनटू अ रजिस्टर। ठीक है, then next what is the terminology? Privilege level. Privilege level means what? कि while working in a computer system, while working in a multi-tasking, multi-processing operating system, अभी ऐसा नहीं है कि मेरा मेरा कंप्यूटर है, मैं अकेली मेरे कंप्यूटर पे वर्क करूंगी और कोई दूसरा बंदा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आप जब लैब में बैठे हो तो उस पीसी पे कभी रोल नंबर 1 बैठेगा, कभी रोल नंबर 5 बैठेगा, कभी मैं बैठूंगी, कभी मैकेनिकल का बंदा बैठेगा, कभी कोई भी बैठ सकता है। सो इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल यूजर्स कैन ऑपरेट दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर, मल्टीपल टास्क कैन बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। सो एट दैट टाइम एक यूजर के टास्क ने दूसरे यूजर के टास्क को डिस्टर्ब नहीं करना है। एक यूजर के एक सिस्टम जब एग्जीक्यूट हो रही है, एक टास्क जब एग्जीक्यूट हो रही है तो उसका डेटा दूसरे टास्क में नहीं जाना चाहिए। दैट्स व्हाई प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड, एंड दैट प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करेंगे? हर एक यूजर को एक लेवल डिसाइड की जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटेक्शन लेवल, दैट इज प्रिविलेज लेवल, दैट इज कॉल्ड एज द प्रायोरिटी। ठीक है, सो ऐसे ऐसे 4 लेवल के हायरार्चिकल प्रिविलेज लेवल है। सबसे लेवल 0 जो है वो मोस्ट प्रिविलेज लेवल है, लेवल 3 जो है सबसे कम वाला प्रिविलेज लेवल है। और हाईएस्ट मतलब कौन सा? जिसका न्यूमेरिकली वैल्यू छोटा रहेगा उसको हम हाईएस्ट बोलेंगे, और लोएस्ट मतलब क्या? जिसका न्यूमेरिकली वैल्यू बड़ा रहेगा उसको हम लोएस्ट प्रिविलेज लेवल बोलेंगे। तो आरपीएल, तो उसमें 3 टाइप की प्रिविलेज लेवल है हमारी। रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल, ये रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल जो है दैट इज प्रोवाइडेड इन अ सिलेक्टर, लास्ट वाले लीस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट्स जो है दैट्स आर यूज्ड बाय द सिलेक्टर, एंड सिलेक्टर इज यूज्ड टू इंडिकेट कि व्हाट इज द प्रिविलेज लेवल। रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल, जो बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है उसका प्रिविलेज लेवल क्या है, जो इंडेक्स फिंगर में दिखा रहे हो डिस्क्रिप्टर को, तो मेरा वाला प्रिविलेज लेवल क्या है, मेरा वाला प्रायोरिटी क्या है, दैट इज अ आरपीएल। देन नेक्स्ट डीपीएल, डीपीएल मींस जो मेमोरी में डिस्क्रिप्टर इज स्टोर्ड उसका प्रिविलेज लेवल क्या है। सो दिस इज द कम से कम प्रिविलेज लेवल रिक्वायर्ड फॉर द टास्क विच विल एक्सेस द डिस्क्रिप्टर। कोई भी टास्क अगर इस बंदे को एक्सेस करना चाहिए जाती है तो उसका कम से कम प्रिविलेज लेवल क्या होना चाहिए, दैट विल बी डिनोटेड बाय डीपीएल। DPL means descriptor privilege level. What should be the least privilege level at which your task may access this descriptor? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि सीपीएल। सीपीएल मीन्स करंट प्रिविलेज लेवल, अभी जो टास्क करंटली एग्जीक्यूट हो रही है माइक्रो प्रोसेसर की, व्हाट इज द प्रिविलेज लेवल ऑफ दैट टास्क, एंड वो प्रिविलेज लेवल कहाँ पे रहेगी? नेचुरली टास्क जब एग्जीक्यूट होती है तो कोड सेगमेंट एक्टिवेट होता है, बिकॉज कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो कोड प्रोग्राम के लिए कोड सेगमेंट लगता है, सो इट इज इक्वल टू द प्रिविलेज लेवल ऑफ द कोड सेगमेंट बीइंग एग्जीक्यूटेड। ठीक है, देन ईपीएल, ईपीएल का मतलब आरपीएल ही है। ईपीएल मींस इफेक्टिव प्रिविलेज लेवल, so effective privilege level is also least privilege level of RPL and DPL. DPL and RPL का कम से कम privilege level क्या रहना चाहिए? Since the smaller privilege level value indicate greater privilege level. ठीक है, तो RPL का ही दूसरा नाम EPL है, don't confuse in EPL. EPL is nothing but RPL, उसको कभी कभी EPL बोला जाता है। What is task? Task means प्रोग्राम जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है उसका स्टेट क्या है, द वन इंस्टेंट। आप उसको आपने पीपीएल में पढ़ा होगा शायद, थ्रेड, जावा में पढ़ा होगा, थ्रेड पढ़ा है क्या आपने? थ्रेड, थ्रेड मतलब करंट एक जो टास्क एग्जीक्यूट हो रही है। एम आई ऑडिएबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. टास्क सॉरी
टास्क मतलब क्या? द वन इंस्टेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. टास्क आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ प्रोसेस. सी, डोंट कंफ्यूज इन अ प्रोग्राम एंड टास्क. हाँ, टास्क और प्रोग्राम में कंफ्यूज नहीं होना है. आप जावा में भी इसका कंसेप्ट पढ़ोगे. ये मेरा प्रोग्राम है एडिशन का, ठीक है. ये मेरा एक प्रोग्राम है, सपोज प्रोग्राम 1. ये मेरा ही प्रोग्राम है प्रोग्राम 2, ठीक है. ये दो प्रोग्राम है एडिशन, एक एडिशन का है, ये सब्सट्रैक्शन का है. तो अभी जो प्रोग्राम करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस और टास्क, ठीक है. उस प्रोग्राम का पर्टिकुलर इंस्टेंस जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ टास्क. टास्क मीन्स नॉट अ कंप्लीट प्रोग्राम. जो प्रोग्राम अभी प्राइमरी मेमोरी में सेव्ड है, उसका कुछ पार्ट विल बी ब्रॉट इनटू सेकेंडरी मेमोरी, एंड दैट इंस्टेंस जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, जो थ्रेड अभी फ्रंट एंड में एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ टास्क, ठीक है. तो वो जो टास्क एग्जीक्यूट हो रही है, न्यूक्लियर जिसको सर्विस दे रहा है, व्हाट इज द प्रिविलेज लेवल ऑफ दैट टास्क, दैट इज कॉल्ड एज अ सीपीएल. so one instance of execution task is also referred to as a process. OS में उसको, ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको प्रोसेस भी बोला जाता है. आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज प्रोसेस. प्रोसेस इज नथिंग बट द इंस्टेंस ऑफ अ टास्क व्हिच इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, ठीक है. देन नेक्स्ट, descriptor table. अभी descriptor table define all the segment which are used in an 80386 system. descriptor table में क्या रहेंगे? सभी segments रहेंगे. segment के बारे में information store करने वाले descriptors रहेंगे. There are three types of descriptor: GDT, LDT, IDT. Tables are variable length memory array. These tables are nothing but these are the data structure. These are उनकी जो size है वो variable रहेगी, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन limit क्या है? 8 बाइट मिनिमम लिमिट है, एंड मैक्सिमम लिमिट जो है दैट इज 64 किलो. कितनी भी हो सकती है. किसी टेबल की साइज सिर्फ 16 बाइट ही रहेगी. सो अगर किसी टेबल की साइज 16 बाइट है, तो हाउ मेनी डिस्क्रिप्टर्स कैन बी स्टोर इन दैट टेबल? अगर हाँ, हाँ यस, 8 अगर किलो मैम. 8 किलो, साइज किती? 64. 16 बाइट, 16 2. 2. वेरी गुड, ठीक है. अगर कोई टेबल की साइज सिर्फ 16 बाइट ही है, 16 बाइट ही है, तो इसके मतलब इसका 8 बाइट का एक और 8 बाइट का दूसरा, ऐसे इसके अंदर दो ही डिस्क्रिप्टर अवेलेबल है. अगर किसी टेबल की साइज 8 किलो है, तो हाउ मेनी डिस्क्रिप्टर कैन बी स्टोर्ड इन दैट टेबल? 8 किलो डिवाइडेड बाय 8, 1 किलो. सो उसमें 1 किलो डिस्क्रिप्टर्स रहेंगे. 1 2 3 4 5 6 थाउजेंड तक 1024, 1 किलो को बोला जाता है 1024. तो उसके अंदर 1 किलो डिस्क्रिप्टर्स अवेलेबल होंगे. अगर किसी टेबल की साइज 64 किलो है, 64 किलो, सो हाउ मेनी डिस्क्रिप्टर्स कैन बी स्टोर्ड इन दैट टेबल? 8. 8 किलो. 8 किलो म्हणा, 8 नाही, 8 8 किलो, किलो. ठीक है. 8 किलो, 8 किलो, ओके. हाँ, 8 बाय 64 किलो, हाँ वो तो पता है आपको कि 64 किलो डिवाइडेड बाय 8, दैट इज व्हाट 8 किलो. सो सेगमेंट की ये जो आपका डिस्क्रिप्टर टेबल है, द साइज ऑफ दिस डिस्क्रिप्टर टेबल में वैरी. इट इज नथिंग बट अ सिंपल एरे जिसका साइज, जिसका लेंथ जो है वो वैरी होगा, ठीक है. सो रेंज इन द साइज बिटवीन 8 बाइट से लेके 64 किलो बाइट तक हो सकती है. और एवरी टेबल इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 8192. 8192 मीन्स 8192 मीन्स 8 किलो ना, 8 बाइट डिस्क्रिप्टर्स, ठीक है. हर एक टेबल में इतने इतने डिस्क्रिप्टर्स आएंगे. द अपर 13 बिट ऑफ सिलेक्टर्स आर यूज टू इंडेक्स इनटू डिस्क्रिप्टर टेबल. जैसे मैंने आपको बोला था, तो ये डायग्राम आप याद रखो. दिस इज अ डिस्क्रिप्टर टेबल. इट कंटेन्स मेनी डिस्क्रिप्टर्स. हम कंसिडर करते हैं कि मैक्सिमम इट कंटेन्स 8 किलो डिस्क्रिप्टर, दैट्स व्हाई इट्स साइज इज 64 किलो. इसमें बहुत सारे डिस्क्रिप्टर है. डिस्क्रिप्टर 0 1 2 3 अप टू 8192. मैक्सिमम उसमें 8 किलो डिस्क्रिप्टर है, हम ऐसे कंसिडर करते हैं, ठीक है. दिस इज, सपोज दिस इज अ जीडीटी. दिस जीडीटी का जो बेस एड्रेस है, इट विल होल्ड बाय GDTR. GDTR is a system address register जो क्या करता है, बेस एड्रेस ऑफ देयर टेबल होल्ड करता है. एंड ये उसका बेस एड्रेस होल्ड करेगा यहाँ पे. एंड देयर इज अ वन टर्म दैट इज कॉल्ड एज अ सिलेक्टर. 0 से लेके
15 तक 16 बिट फील्ड है। लास्ट वाले 2 बिट्स जो है 2 बिट्स विल यूज एज अ आरपीएल, रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल। अनदर बिट इंडिकेट टीआई, टेबल इंडिकेटर। 0 से लेके 2 बिट्स यहाँ पे, थर्ड वाला बिट यहाँ पे। 16 माइनस 3 इज इक्वल टू 13। सो रिमेनिंग 13 बिट जो है यहाँ से 3 से 15 तक काउंट करो, देयर विल बी 13, सो दैट इज इंडेक्स। and this index field is used to indicate a particular segment in a descriptor table। यहाँ पे ठीक है, ये इसको वो पॉइंट करेगा। सपोज इसकी वैल्यू होगी 2000, और इसका बेस एड्रेस में हो सकता है आपका 1 A B C। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, 1 A B C से 2000 एक्चुअल दूरी पे कहाँ पे है, यू हैव टू कैलकुलेट दिस। इन दोनों का एडिशन करके यू विल फाइंड एक्चुअल फिजिकल एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्टर। ठीक है, तो ये बात आपको ये फिगर याद रखो। यहाँ पे क्या लिखा है कि द डिस्क्रिप्टर टेबल इज अ वेरिएबल साइज एरे। The size of array can be range from 8 byte to 64 kilo. It can store as many as 8 byte of descriptors, जिसकी टोटल रहेंगे 8192। The upper 13 bits of selector are used to index the descriptor table। अब selector के जो upper वाले 13 bits है, that is called as index field, and it is used to point a particular entry of descriptor in a descriptor table। The tables have registers associated with them। जो टेबल्स है उनको उनके साथ रजिस्टर एसोसिएटेड विद देम विच होल्ड 32 बिट लीनियर बेस एड्रेस एंड 16 बिट लिमिट ऑफ ईच टेबल। ये जो टेबल है, ये इनके अंदर जो इस टेबल को पॉइंट करने के लिए जो भी रजिस्टर है, इट विल होल्ड 32 बिट लीनियर एड्रेस, 32 बिट बेस एड्रेस, ठीक है, एंड 16 बिट लिमिट। तो इसीलिए यहाँ पे जो एड्रेस है मैंने जो लिखा आपको 1 A B C, इसको हम और बढ़ा देते हैं बिकॉज इट इज अ एक्चुअल एड्रेस 32 बिट। मैं इसको यहाँ पे 000 लिखती हूँ, तो ये हो गया मेरा 32 बिट वाला एड्रेस, एक्चुअल एड्रेस। और ये मुझे क्या बोलता है, जस्ट 2000। म्हणजे मतलब आप ऐसे कंसिडर करो, एम आई ऑडिएबल? Yes, ma'am. ठीक है, ये 32 बिट एड्रेस है, क्योंकि 8 वैल्यूज है यहाँ पे, 4 8 12 16 इस तरह से। इसके यहाँ एक आप एग्जांपल कंसिडर करो कि अगर मैं तक बाहर की कोई बंदी हूँ, और अगर मुझे फाइंड आउट कर रहा है कि चलो रितेश आप कौन से क्लास में, आप कहाँ पे बैठे हो, अगर ऐसा मुझे पूछना है उसको, और उसको रितेश को बोलना नहीं है मुझे कि वो कहाँ पे बैठा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ बोलेगा कि मैं 5th बेंच पे बैठा हूँ, मैं 5th बेंच पे हूँ। लेकिन 5th बेंच कौन सा, 5th बेंच मे बी ऑफ गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, या 5th बेंच जो है वो आपका 1st फ्लोर का है या 3rd फ्लोर का है, या इट में भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लैब यहाँ पे बैठा है, कहाँ पे बैठा है वो नहीं बताया है। वो सब हाइड करके रखा है और सिर्फ बोला है कि 5th बेंच पे बैठा है। मतलब क्या है, इनडायरेक्टली उसने सिर्फ मुझे इतना बोला है कि मैं यहाँ पे हूँ। तो वैसे ही इंडेक्स फील्ड जो है वो सिर्फ आपको क्या बताता है कि आप डिस्क्रिप्टर टेबल को ढूंढो, जहां पे ढूंढना है उसका बेस एड्रेस फाइंड आउट करो, डिस्क्रिप्टर टेबल में से इतने वाले लोकेशन में वो पर्टिकुलर चीज जिसको आप ढूंढ रहे हो, जिस डिस्क्रिप्टर को आप सर्च कर रहे हो, वो यहाँ पे है, 2000 वाले लोकेशन पे है। लेकिन 2000 वाले लोकेशन पे कहाँ पे, कौन से टेबल में, जीडीटी में ढूंढू या एलडीटी में ढूंढू? ठीक है, वो यहाँ पे फिर टीआई के पास जाओ, टीआई ने मुझे बता दिया कि इसकी वैल्यू 1 है, तो द पर्टिकुलर चीज जो है वो आपकी जीडीटी में ही आपको मिलेगी। ओके, उसने मुझे बोल दिया। फिर उसके बाद ओके जीडीटी में, लेकिन जीडीटी को कहाँ से ढूंढूं मैं, तो आई विल फाइंड आउट जीडीटीआर, इस तरह से। तो वैसे ही वह एग्जांपल है कि जैसे मैंने, मुझे रितेश ने सिर्फ बोल दिया है कि आई एम सिटिंग ऑन द 5th नंबर के मैं बेंच पे बैठा हूँ, लेकिन कहाँ पे, कौन से क्लास में, वो मुझे बताया नहीं। तो मुझे वो इनडायरेक्ट वे से सब जगह से मुझे वो पर्टिकुलर उसका एक्चुअल लोकेशन ढूंढना पड़ेगा, और वो फाइंड आउट करके मेरे पास ऑलरेडी ऑफसेट इज अवेलेबल टू मी। ठीक है, मेरे पास सिर्फ इतना अवेलेबल है। फिर मैं अगर जाती हूँ CR22 में या आपका 202 में, तो वहां पे जो भी दरवाजा है उससे मैं 5th बेंच काउंट करके मुझे एक्चुअल लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर जो है स्टूडेंट वो मुझे मिल सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे है कि आपको सिर्फ उन्होंने बोल दिया है, प्रोग्रामर ने बोल दिया है कि 2000 वाले लोकेशन में आपको जो चाहिए वो डिस्क्रिप्टर है, बिकॉज दैट 2000 इज डिनोटेड बाय दिस इंडेक्स। इंडेक्स ने आपको बोल दिया है, लेकिन
कौन से टेबल में वो आपको बताएगा टीआई, लेकिन टेबल का बेस एड्रेस कहाँ पे है वो आपको बताएगा रजिस्टर। तो इस तरह से आपको इनडायरेक्ट वे से वो ढूंढना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मेथड। इस तरह से हमने क्या किया है, इस तरह से हमने प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये दिस वे वाज नॉट अवेलेबल इन प्रीवियस प्रोसेसर। इसके पहले वाले जो प्रोसेसर थे इसमें ये अवेलेबल नहीं था। लेकिन फिर उससे क्या होता था, कोई भी बंदा आके कोई भी काम कर सकता था और किसी भी सेगमेंट को एक्सेस कर सकता था, किसी की भी चीज उठा सकता था। एंड हमें ये नहीं करना है, वी हैव टू प्रोवाइड लॉट्स ऑफ प्रोटेक्शन फॉर मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करने के लिए। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज यूज्ड। ठीक है, सो ये बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपर 13 बिट्स ऑफ द सिलेक्टर आर यूज्ड टू इंडेक्स द डिस्क्रिप्टर टेबल। इस टेबल के साथ एक रजिस्टर है, दैट इज जीडीटीआर एलडीटीआर जो भी है, उसमें वो क्या करता है 32 बिट बेस एड्रेस होल्ड करता है एंड 16 बिट लिमिट हर एक टेबल का वो होल्ड करता है। 32 बिट बेस एड्रेस एंड 16 बिट लिमिट। ठीक है, सो ईच ऑफ दिस टेबल हैज अ रजिस्टर जिनका नाम है जीडीटीआर एलडीटीआर आईडीटीआर। इन रजिस्टर को मुझे अगर एक्सेस करना है तो देयर आर इंस्ट्रक्शन जो हमने कल देखी थी। LGDT means load a global descriptor table, load a local descriptor table, load interrupt descriptor table. By using these instructions are privilege instruction. These instructions are not available for normal user. By using this instruction, microprocessor can change, the operating system can change the base address of this their GDT, LDT उनके वैल्यू को चेंज कर सकता है। LGDT और उसको सेव करने के लिए SGDT, SLDT, SIDT, S for store and L for load, इस तरह से। So these instructions load the base address and limit of global, local and interrupt descriptor table respectively. LGDT, when I use LGDT, I मतलब when microprocessor या जो developer है, when he use the LGDT instruction, at that time the base address of that table and the limit of that table will be loaded and one can change that base address and limit वो change कर सकता है and again he or she can save that table's value again by using SGDT, SLDT and SIDT instruction which will save store the base and limit value. These tables are manipulated by operating system. Yes, जो मैंने बोला आपको कि these are not available for user. These tables are changed by manipulated, उसमें changes कर सकते हो by operating system only. This is a global descriptor table register चाहिए था, यहाँ पे टेबल लिखा है, दिस इज अ रजिस्टर। देखो यहाँ पे तो जैसे वहां पे बोला था कि ये हर एक टेबल के साथ एक रजिस्टर रहता है विच विल होल्ड द बेस एड्रेस 32 बिट लीनियर बेस एड्रेस एंड 16 बिट लिमिट ऑफ दैट टेबल। व्हाई 16 बिट लिमिट? 16 बिट ही क्यों, 32 बिट क्यों नहीं? हु विल टेल मी? वाई 16 बिट लिमिट दिया है यहाँ पे, 32 बिट क्यों नहीं दिया? यस ओमकार। यस मैम। 16 बिट लिमिट क्यों बोला गया है? जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो टेबल है इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 64 किलो। इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 64 किलो। सो 2 raised to 16 इज इक्वल टू 64 किलो। 2 raised to 16 इज इक्वल टू 64 किलो। मीन्स इस टेबल में जितने भी एंट्रीज अवेलेबल है, इफ आई वांट टू मूव इन दिस टेबल फ्रॉम हियर टू हियर, अगर मुझे स्टार्ट से लेके एंड तक यहाँ वहां अगर इस टेबल के अंदर घूमना है तो आई विल रिक्वायर ओनली 16 एड्रेस लाइन, नॉट मोर देन दैट। So with the help of 16 address line, I can access each and every location. मैं हर एक लोकेशन को एक्सेस कर सकती हूँ। नॉट रिक्वायर्ड 32 बिट। 32 बिट इसलिए नहीं बिकॉज इसकी साइज 4 गीगाबाइट नहीं है। अगर इसकी साइज 4 गीगाबाइट होती देन आई हैव टू एक्सेस, आई विल रिक्वायर 32 एड्रेस लाइन। यहाँ पे सिर्फ I require only 16 address lines because with the help of this 16 address line, I can access this whole table. That's why यहाँ पे limit is a 16 bit. So GDTR जो है 32 bit base address and 16 bit limit. ठीक है, यहाँ पे है। और यहाँ पे बोला गया है लीनियर, लीनियर है, नॉट रिटन एज अ फिजिकल बिकॉज दिस एड्रेस इज जनरेटेड बाय सेगमेंटेशन यूनिट। अभी तक हम पेजिंग की तरफ पहुंचे नहीं है। दिस एड्रेस इज जनरेटेड बाय सेगमेंटेशन यूनिट, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा गया है लीनियर। तो जीडीटी
what is the content of GDT? GDT contains descriptor which are possibly available to of the task in the system. सभी टास्क के लिए वो accessible है. GDT contains code and data segment used by operating system, task state segment and descriptors for LDTs in a system. GDT में क्या रहेंगे? सभी टास्क के लिए it is available. मेरे प्रोग्राम के लिए, उसके प्रोग्राम के लिए, तीसरे के प्रोग्राम के लिए, चौथे के प्रोग्राम के लिए, ऑल प्रोग्राम के लिए GDT इज अवेलेबल. सभी लोग इसको कॉमनली शेयर करेंगे. दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज अ ग्लोबल. उसमें क्या रहेगा? इट विल कंटेन कोड सेगमेंट एंड डेटा सेगमेंट. इट विल कंटेन कोड सेगमेंट एंड डेटा सेगमेंट यूज बाय ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज करती है, या TSS, टास्क स्टेट सेगमेंट, एंड LDT एंड डिस्क्रिप्टर्स फॉर LDTs इन अ सिस्टम. ठीक है. The first slot of the GDT correspond to null selector and it is not used. उसका जो पहला slot रहेगा, पहला वाला जो descriptor रहेगा, that is not used, उसको it correspond to null selector and null selector defines null pointer value जिसकी value रहेगी 0. मतलब first slot उन्होंने empty छोड़ा है. ठीक है. Second descriptor is a LDT. It depends upon a particular task of the user. इसमें भी LDT में भी देखो, इसमें 0 to 6. अभी LDT के अंदर LDT को पॉइंट करने के लिए what will be used? LDTR will be used. The size of GDTR is a 48 bit. ये 32 और ये 16. 32 plus 16 किती झाले? 48 झाले. So size of GDTR is a 48 bit. But size of LDTR is only 16 bit. The size of LDTR is only 16 bit. And उसके अंदर क्या रहेगा? एज 16 बिट है इसको, तो उसके अंदर सिर्फ उसका लिमिट फील्ड रहेगा और कुछ ज्यादा रहेगा नहीं. सो LDTR विल कंटेन LDT डिस्क्रिप्टर सिलेक्टर. LDT डिस्क्रिप्टर को सिलेक्ट करने वाला एक बिट रहेगा. एंड इंटरनली अगर आप उसमें जाओगे तो इंटरनली यू विल सी द लिमिट फील्ड एंड बेस एड्रेस. मतलब इनडायरेक्ट वे से उन्होंने किया. यहाँ पे जैसे डायरेक्टली यहाँ पे आपको 48 बिट का रजिस्टर प्रोवाइड किया है जिसमें बेस एड्रेस एंड लिमिट रहेगा. तो इन LDT ओनली इट इज ओनली ऑफ साइज 16 बिट. 16 बिट कंटेन LDT डिस्क्रिप्टर सिलेक्टर एंड उसके अंदर इंटरनली जब आप इस सिलेक्टर को देखोगे तो यू विल फाइंड LDT बेस लीनियर एड्रेस एंड लिमिट. इट इज ऑफ 48 बिट. सो program invisible and automatically loaded from LDT descriptor. It is a program invisible, program को देखेगा नहीं और ये automatically load हो जाएगा from LDT descriptor से. ठीक है. So you have to remember that size of LDTR is a 16 bit only. Then what are the contents of LDT? LDTs contain descriptor that are task specific. एडिशन का अलग, सब्सट्रैक्शन का अलग, फैक्टोरियल का अलग, डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक टास्क. हर एक का अलग अलग डिस्क्रिप्टर का LDTs बनेगा. LDT में कंटेन ओनली कोड, डेटा, स्टैक, टास्क गेट, कॉल गेट, डिस्क्रिप्टर. तो ये कॉल गेट, टास्क गेट हमें नेक्स्ट इसमें आने वाला है कंसेप्ट. जस्ट यू रिमेंबर नाउ कि टास्क गेट, कॉल गेट, डिस्क्रिप्टर्स रहेंगे बहुत सारे, तो उसको सबको वो सेव स्टोर करेगा. LDT आइसोलेट each given task code and data segment from the rest of the operating system. LDT का काम क्या है? एवरी यूजर के टास्क को दूसरे यूजर के टास्क से प्रोटेक्ट करना और OS से भी यूजर के टास्क को आइसोलेट करना, सेपरेट करना. As depending upon each and every task, there is separate LDT is available. Unlike 6-byte GDT and IDT register, the visible portion of LDT register contain only 16 बिट सिलेक्टर. जैसे यहाँ पे था आपका 48 बिट. 48 बिट म्हणजे काय? 48 बिट म्हणजे किती बाइट? तो ये कैलकुलेशन हाँ एक मिनट.
ओके, सो वी विल कंटिन्यू। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. हम क्या देख रहे थे? हाँ, 6 बाईट. 6 बाईट बोललं तुम्ही कन्फ्युज नका होऊ, मॅडम ते काय 48 बीट म्हणत होत्या, आता 6 बाईट कसं काय झालं? 48 बीट म्हणजे किती बाईट? 6 byte. 6 byte. 6 8 byte. 48, ठीक है। 8 6 8 बिट इंटू 6 करोगे आप, 8 बिट इंटू 6 दैट इज अ 48। तो इस तरह से वो हो जाएगा आपका 6 बाइट। इसीलिए वो अलग अलग नाम दिया तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे 6 बाइट कैसे? तो इसका मतलब है ये। सो बाकी के जो रजिस्टर है 48 बिट के हैं, उनको ये बोलना है बाकी रजिस्टर जो है 48 बिट के हैं, अनलाइक बाकी रजिस्टर ये जो है दिस इज अ डिफरेंट, ठीक है। इसमें सिर्फ 16 बिट है तो 16 बिट में सिर्फ सिलेक्टर जाएगा, और फिर ये जब जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमें सोचने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली रिमेनिंग फील्ड जो है बेस एड्रेस या लिमिट जो है वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। सो बेसिक थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि LDTR इज ओनली 16 bit register and it contain a 16 bit selector, and when the selector value is entered into it, automatically the remaining चीजें जो है वो उसके अंदर आ जाती है। एंड LDT जो है वो टास्क स्पेसिफिक है, एवरी टास्क हैज अ सेपरेट LDT। जितने टास्क आपके प्रोसेस में रहेंगे उतने LDT विल बी देयर, एंड दिस LDT में कंटेन कोड, डेटा, टास्क, टास्क गेट एंड कॉल गेट। यहाँ पे नहीं था वो, यहाँ पे क्या था, सिर्फ GDT में सिर्फ कोड और डेटा सेगमेंट ही था, स्टैक सेगमेंट नहीं था। यहाँ पे क्या है, कोड भी है, डेटा भी है, स्टैक भी है, TSS भी, टास्क गेट भी है और कॉल गेट भी है, ठीक है। व्हाट इज LDT? LDT क्या करता है, हर एक यूजर का टास्क जो है एक दूसरे से आइसोलेट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम से भी आइसोलेट करता है। अनलाइक बाकी आपका जो GDT है 6 बाइट वाला GDT IDT रजिस्टर, द विजिबल पोर्शन ऑफ LDT रजिस्टर कंटेन ओनली 16 बिट सिलेक्टर, एंड इनविजिबल पोर्शन जो है उसके अंदर फिर आपका बाकी के जो चीजें है वो आ जाती है। दिस सिलेक्टर रेफर्स टू LDT टेबल डिस्क्रिप्टर इन GDT, और ये जो सिलेक्टर है ये वाला, इट रेफर्स टू LDT टेबल डिस्क्रिप्टर GDT में, वो इसको पॉइंट करता है। तो ज्यादा उसकी तरफ ध्यान मत दो, बस ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट IDT इन दोनों में से टोटली डिफरंट आहे। IDT म्हणजे तुमचा इंटरप्ट वेक्टर टेबल, जो काय करतो, जो सगळ्या पेरिफेरल डिव्हाइसेसने इंटरप्ट दिल्यानंतर काय करायचं आहे याचे सबरूटीन स्टोअर करतो, ओके। सो IDT इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज IVT। इसी बंदे को IVT बोला जाता है इन रियल मोड, और इसी को बोला जाता है IDT इन प्रोटेक्टेड मोड। So IDT content descriptor to point to the location of up to the 256 ISR interrupt service routine, ठीक है। So IDT should be at least 256 bytes, 256 bytes to hold 32 Intel reserved इंटरप्ट। इंटेल की कुछ रिजर्व इंटरप्ट रहेंगी, उनको होल्ड करने के लिए एटलीस्ट उसकी साइज 256 बाइट्स इतनी होनी चाहिए। एवरी इंटरप्ट यूज्ड मस्ट हैव एन एंट्री इन अ IDT। जो भी इंटरप्ट आएगी उसके लिए IDT में एंट्री रहनी चाहिए। IDT एंट्रीज आर रेफरेंस्ड वाया INT इंस्ट्रक्शंस, एक्सटर्नल इंटरप्ट वेक्टर्स एंड एक्सेप्शन, ठीक है। सो IDT इंटरप्ट हैंडल्स asynchronous external events, pressing a key, or exception handler like interrupt faults, page permission fault, etc। तो ये क्या है, ठीक है, ओके। तो दिस इज अ टोटली डिफरेंट थिंग IDT। तो फिर से मैं आपको एक एग्जांपल वैसे ही बोलती हूँ कि दिस इज माय टास्क, ये मेरी एक छोटी सी टास्क है, और ये टास्क मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ, मेरा एडिशन का प्रोग्राम मेरा चल रहा है, और यहाँ पे मेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ये मेरी सेकंड इंस्ट्रक्शन है, ये मेरी थर्ड इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और उसके ये मैं एग्जीक्यूट, इसके बाद भी और बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है। म्यूपी इज अपना अपना काम कर रहा है बेचारा, इट इज एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन वन बाय वन, but suddenly there is a instruction INT3 is a called as a breakpoint interrupt, ठीक है। INTN मीन्स कोई भी नंबर होगा, दिस 3 इंडिकेट द वैल्यू n, जिसकी वैल्यू 0 से लेके 255 तक कुछ भी हो सकती है। तो सपोज ये इंस्ट्रक्शन ऐसे लिखी है, देन माइक्रो प्रोसेसर विल गेट इंटरप्टेड, ठीक है। 3 टाइप की इंटरप्ट है, एक है एक्सटर्नल,
एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू, मतलब कीबोर्ड माउस वाले जो भी डिवाइसेस है उनको अगर कुछ काम करना है तो म्यूपी को वो डिस्टर्ब करेंगे। एक है इंस्ट्रक्शन के थ्रू, जैसे मैंने इस प्रोग्राम में लिखी थी कि INT3। और तीसरा है एक्सेप्शन, मतलब क्या है, हमने सोचा नहीं है लेकिन अनयूजुअल कंडीशन हो गई, बीच में काम कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर, मैंने एट अ टाइम 10 विंडोज खोल के रखी, पेन भी खोल के रखा है, एक्रोबैट रीडर भी खोल के रखा है, चैटिंग भी कर रही हूँ, वीडियो भी देख रही हूँ, तो एट दैट टाइम क्या होगा कि इतने सारे ऑप्शन खोलने की वजह से म्यूपी 2 मिनट के लिए काम करना बंद कर देगा। दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन। ठीक है, सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ इंटरप्ट। आर यू गेटिंग? इंटरप्ट के 3 टाइप, यहाँ पे मुझे माउस की वजह से लिखना नहीं हो रहा है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। इंटरप्ट के 3 टाइप है। पहला है आपका एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू जो आता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्ट। ठीक है, दूसरा जो है वो इंस्ट्रक्शन खुद आपने लिखी है प्रोग्राम में, दैट इज कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। दिस इज कॉल्ड एज अ हार्डवेयर इंटरप्ट। दिस इज कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। एंड दिस इज अ एक्सेप्शन, मतलब अनयूजुअल कंडीशन जो जनरेट हो गई है बीच में ही, लाइक microprocessor is searching for a page and that page is not found. Microprocessor is doing a division operation and divide by 0 error occur. Microprocessor is doing a very important task and suddenly आपका floating point exception नहीं अवेलेबल है, मतलब unusual condition जिसके बारे में हमने सोचा नहीं है, due to that म्यूपी रुक जाता है। ओके, सो एनी अनयूजुअल कंडीशन ड्यू टू विच माइक्रोप्रोसेसर अपना करंट टास्क छोड़ देता है, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरप्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्टर्बेंस। व्हेन द इंटरप्ट ऑकर्स, अभी हम यहाँ पे चलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला प्रोग्राम, थर्ड वाली लाइन एग्जीक्यूट की म्यूपी ने, एंड ये मेरी फोर्थ लाइन मैंने लिखी यहाँ पे INT3। इसका मतलब है प्रोग्राम छोड़ के कुछ और काम करना है। सो व्हेन आई यूज INT3, म्यूपी जब इसको एग्जीक्यूट करेगा, म्यूपी सडनली जो मैंने अभी आपको तब बोला था, वो फोर्थ वाली इंस्ट्रक्शन का जो भी है, वो पहले तो CS की वैल्यू स्टोर करेगा, फिर IP की वैल्यू स्टोर करेगा, फिर फ्लैग के कंटेंट सेव करेगा। आर यू गेटिंग दिस? ये हमारा पिछले बार भी हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर CS की वैल्यू सेव करेगा कि मैं इस प्रोग्राम में था, एडिशन के प्रोग्राम में, वो बताने के लिए। IP की वैल्यू सेव करेगा बताने के लिए कि मेरी फोर्थ वाली इंस्ट्रक्शन शुरू थी। फ्लैग की वैल्यू सेव करेगा कि इतने 3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के वजह से व्हाट चेंज हैज ऑकर्ड इन अ फ्लैग, जिसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और अगर मुझे कोई बंदा डिस्टर्ब करता है तो मैं क्या करती हूँ, आई जस्ट पुट द बुक मार्कर और मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि मैं 2 मिनट में आई। दैट इज नथिंग बट दिस स्टैट। ठीक है, ये चीज हो गई। तो व्हाट इज दिस कॉल्ड, ये स्टैट में उसने क्या की, सेव द स्टेट ऑफ प्रोग्राम इज अ सेव, इसको बोला जाता है स्टेट सेव। स्टेट सेव। आफ्टर दैट म्यूपी भागता भागता कहाँ पे जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर जाएगा IVT के पास। मुझे किसी ने डिस्टर्ब किया है, किसने डिस्टर्ब किया है, ये 3 वाले बंदे ने डिस्टर्ब किया है। जब 3 वाला बंदा मुझे डिस्टर्ब करता है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे उसने जो बोला है वो काम करना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग? समझ Yes, ma'am. पाएगा? ठीक है, अगर अगर मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ और क्लास में पढ़ाते टाइम अगर सेकंड ईयर मैं पढ़ा रही हूँ और अगर गायकवाड़ सर आके मुझे 2 मिनट के लिए डिस्टर्ब करते हैं कि मैडम 1 मिनट काम है, तो मैं उनसे ही बात करूंगी ना। अगर मैं शुक्ला सर से बात करने जाऊंगी तो गलत होगा। तो मुझे किसी ने डिस्टर्ब किया है, आई हैव बीन डिस्टर्ब बाय दिस 3। तो 3 वाले इंटरप्ट ने मुझे डिस्टर्ब किया है, तो मैं 3 वाले ही इंटरप्ट को यहाँ पे फाइंड आउट करूंगी। तो व्हेन द इंटरप्ट ऑकर्स, म्यूपी फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंटेंट सेव कर देता है, आफ्टर दैट इट जस्ट रन टू IVT, और IVT में देयर आर लॉट्स ऑफ ISRs आर स्टोर। लॉट्स ऑफ बोलना गलत होगा बिकॉज यहाँ पे इंटरप्ट 0, इंटरप्ट 1, इंटरप्ट 2, इंटरप्ट 3, इंटरप्ट 255 तक देयर आर अ स्मॉल स्मॉल सब रूटीन के एड्रेसेस है। दिस 255 ये बताता है कि जब भी कोई इंटरप्ट आती है तो म्यूपी ने कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, उस प्रोग्राम का एड्रेस यहाँ पे लिखा होता है। सो 0 1 2 3, तो मुझे 3 ने डिस्टर्ब किया है तो आई विल फाइंड आउट 3। ठीक है, तो मैं ये 3 के पास जाऊंगी और मैं यहाँ पे देखूंगी तो उसमें लिखा होगा, उसमें लिखा होगा, जब मैं देखूंगी तो इसमें लिखा होगा एड्रेस ऑफ द सब रूटीन जो मुझे रन करना है। तो जब मैं उसको देखूंगी देयर विल बी ISR, देयर विल बी अ इंटरप्ट सर्व्हिस रूटीन। खूप इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट आहे, तुम्ही समजून घ्या नीट। ठीक आहे, सो
मायक्रोप्रोसेसर विल फाइंड आउट दिस थर्ड इंटरप्ट के अरे बाबा ठीक है काय पाहिजे तुला. सो ये बोलेगा कि इस एड्रेस पे जाओ, तो वो बंदा इस एड्रेस पे चला गया. माइक्रोप्रोसेसर विल गो टू दिस ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन, और यहाँ पे लिखा होगा कि जब जब भी ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट आएगा तो क्या करना है म्हणजे काय वेगळं करणार नाही, तो प्रोग्रामच एक्झिक्यूट करणार आहे. ठीक है, तो यहाँ पे जाके वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने लगेगा. नाउ CS विल पॉइंट हियर, नाउ IP विल पॉइंट हियर, और इस तरह से वो एक 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 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता रहेगा. When it will find out the last instruction IRET, it will again go to अपने स्टैक के पास जाएगा. चलो मेरे वाले कंटेंट दो मुझे रिटर्न. इट विल पॉप F, इट विल पॉप IP, इट विल पॉप CS, और वो फोर्थ वाले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा. सो बताना मुझे ये था कि व्हाट इज दिस कंटेंट ऑफ दिस IVT एंड IDT. सो IDT इज यूज्ड टू स्टोर द various descriptors which are required for executing the interrupt. ISR के डिस्क्रिप्टर उसमें रहेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हमें, तो अब आपको समझ में आएगा. IDT content descriptor to point the 256 ISR routine. As many as 256 हो सकते हैं इसमें, और 250. और हाँ, और एक बात बतानी रहेगी आप लोगों को कि हर एक ये जो एंट्री है, हर एक एंट्री जो है इसकी साइज है 4 बाइट. हर एक एंट्री जो है इसकी साइज है 4 बाइट. सो 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट 256 इंटू 4 कितना होता है, ये कैलकुलेट करो. 256 इंटू 4 102. यस 102. यस 1024. मतलब क्या है कि 1 किलो. दैट्स व्हाई इट इज रिटन कि इसकी साइज जो है सिर्फ 1 किलो ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं रहेगी. ठीक है. सो बाकी के जो आपके डिस्क्रिप्टर टेबल है उनकी साइज तो 64 किलो है, लेकिन IDT या IVT की साइज सिर्फ जो है वो 1 किलो ही रहेगी. ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है. बाकी के डिस्क्रिप्टर टेबल में एवरी एंट्री इज डिनोटेड बाय 8 बाइट. यहाँ पे एवरी एंट्री जो है दैट इज डिनोटेड बाय 4 बाइट ओनली. ठीक है, सो दिस इज अ डिस्क्रिप्टर टेबल. इसमें क्या रहेंगे, इंटरप्ट रहेंगे, एक्सेप्शन रहेंगे, सभी चीजें. इंटरप्ट, एक्सटर्नल इंटरप्ट के लिए भी कोई भी इंटरप्ट आए, कोई भी डिस्टर्ब करे, स्टाफ डिस्टर्ब करे, HOD डिस्टर्ब करे, स्टूडेंट डिस्टर्ब करे, बाहर वाला डिस्टर्ब करे, मुझे तो यही करना है कि क्लास को छोड़ के जाना है, उस बंदे को सर्विस देनी है, तो कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस भी इंटरप्ट करेगा, या एक्सेप्शन भी आती है या INT इंस्ट्रक्शन भी आती है, म्यूपी को वहां पे जाना ही पड़ेगा. ठीक है. सो इंटरप्ट हैंडलर, असिंक्रोनस एक्सटर्नल इवेंट जो भी आते हैं, असिंक्रोनस मतलब क्या कि जो टाइमिंग के हिसाब से नहीं है. ठीक है, या एक्सेप्शन जो भी आते हैं वो, या फॉल्ट आती है, कुछ अनयूजुअल कंडीशन आती है, तो ये सभी के लिए एक ही रामबाण उपाय है. दैट इज अ इंटरप्ट वेक्टर टेबल, इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल. ठीक है, दिस इज अ इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल. देखो यहाँ पे ये CPU के अंदर आपका IDTR है, बिकॉज CPU के पास ही रजिस्टर रहते हैं, तो इसीलिए CPU के पास ही ये है 0 to 15 लिमिट और 0 to 32 बेस एड्रेस. तो इट इज अ टोटल 48 बिट वाला है. ये बेस एड्रेस जो है, इसका बेस एड्रेस होल्ड करेगा. वो तो पता है हमें क्या रहने वाला है बेस एड्रेस. क्या रहने वाला है बेस एड्रेस, कौन सांगेल. 00000 हमेशा 0 ही रहेगा बेस एड्रेस. एंड लिमिट क्या रहेगा, 003FF लिहून घ्या कुठेतरी. बेस एड्रेस ऑफ IDT IVT विल बी ऑलवेज 000. मेमोरी में सबसे लोअर एंड में रहता है वो. मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोला था, मेमोरी में सबसे, ये जो आपकी मेमोरी है इतनी, उसमें अपर साइड में OS, लोअर साइड में IVT. इस तरह से बेस एड्रेस 000, मैक्सिमम साइज 03FF, इस तरह से. ठीक है, सो दिस इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल. सो बेस एड्रेस एंड लिमिट ये होल्ड करेंगे. गेट फॉर इंटरप्ट 0, गेट फॉर इंटरप्ट 1, गेट फॉर इंटरप्ट 2, गेट फॉर दिस, ऐसे एज मेनी एज बहुत सारे डिस्क्रिप्टर इसके अंदर रहेंगे. ठीक है, डिस्क्रिप्टर. अभी डिस्क्रिप्टर में देखते हैं, ये हमने ऑलरेडी कवर किया है, आठवतंय का हे. काहीच आठवत नाही मॅडम आम्हाला, मी वाचतच नाही तर कशाला आठवेल. डिस्क्रिप्टर पढ़ा है हमने. यस, Yes, ma'am. आठवतंय ना. एक मिनट.
यस, ये पढ़ा था ना हमने, डिस्क्रिप्टर एट्रीब्यूट, लिमिट, बेस एड्रेस, Yes, ma'am. एट्रीब्यूट, हाँ एक्सेस राइट बाइट, वही है वो। तो ये हो गया, लेकिन हम देखते हैं अभी एक बार फिर से। डिस्क्रिप्टर इज अ स्पेशल रजिस्टर, 8 बाइट क्वांटिटी है वो, 8 बाइट, 8 इंटू 8 म्हणजे किती रहते हैं, 64 बिट हो गया ना वो, 8 64 बिट वाला रजिस्टर है, इतना बड़ा रजिस्टर है, इतना बड़ा कोई भी रजिस्टर नहीं है हमारे पास, अभी तक हमने नहीं देखा। ठीक है, the object to which segment selector points is called as a descriptor। segment selector जिसको पॉइंट करता है उसको डिस्क्रिप्टर बोला जाता है। डिस्क्रिप्टर इज अ स्पेशल पर्पस रजिस्टर, उसका साइज है 8 बाइट, इन विच उसमें 32 बिट बेस एड्रेस रहता है, लिमिट रहता है, एंड एक्सेस राइट बाइट रहता है, जिसमें हमें इंटरेस्ट है, एक्सेस राइट बाइट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट फील्ड। तो दिस इज अ लिमिट, 16 बिट लिमिट, बेस एड्रेस जो है आपका 32 बिट है, यहाँ पे आपका 16 बिट लिमिट हो गया, और यहाँ पे आपका बेस एड्रेस ये 0 से 16 तक ये बेस एड्रेस हो गया। 16 के बाद आपका आएगा 16 से लेके 23 तक ये वाले आपके 8 बाइट आ गए, यहाँ पे 8 बिट सॉरी, और यहाँ पे 24 से लेके 31 तक, मतलब 0 to 15, 16 to 23, 24 to 31, असा पूर्ण तुमचा हा 32 बिटचा बेस एड्रेस झाला। आर यू गेटिंग दिस? मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको, 0 to 15, इसे 16 बिट हो गए यहाँ पे, 16 से 23, 16 प्लस 8 24 बिट हो गए यहाँ पे, एंड 24 से लेके 31 तक ऐसे टोटल 4 बाइट्स या 32 बिट बेस एड्रेस हो गया। दिस बेस एड्रेस इंडिकेट करेगा कि प्राइमरी मेमोरी में आपका डिस्क्रिप्टर कहाँ पे है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में बोल रही हूँ मैं, सेकेंडरी मेमोरी में नहीं। दिस लिमिट विल इंडिकेट दैट व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ योर सेगमेंट, उसका लास्ट वाला बाइट जो है वो क्या है, और ये जो रिमेनिंग बाकी के जो चीजें हैं, ए टाइप, एस, डीपीएल, पी, ये जो सभी है उसको बोला जाता है एक्सेस राइट बाइट। ये बताते हैं कि वो जो पर्टिकुलर सेगमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, लाइक ए वाला बिट बताता है, यस यहाँ से देखेंगे हम लोग। ठीक है, सो 2 मेन कैटेगरीज ऑफ सेगमेंट, सिस्टम सेगमेंट एंड नॉन सिस्टम सेगमेंट। इसमें भी 2 टाइप है, इस डिस्क्रिप्टर में भी 2 टाइप है, एक है सिस्टम सेगमेंट डिस्क्रिप्टर, दूसरा है आपका नॉर्मल सेगमेंट डिस्क्रिप्टर। मतलब एक है ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्क्रिप्टर और एक है नॉर्मल यूजर का डिस्क्रिप्टर। ठीक है, तो वो कौन डिसाइड करेगा कि हाँ कोड है ऑपरेटिंग सिस्टम का है कि नॉर्मल है, तो इस एस के वैल्यू के ऊपर वो डिपेंड है। एस मीन्स सिस्टम, अगर एस की वैल्यू 1 है इसका मतलब वो सिस्टम सेगमेंट डिस्क्रिप्टर है, अगर एस की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब वो नॉर्मल आपका डिस्क्रिप्टर है। ठीक है, तो एक एक हम फील्ड देखते हैं, इसमें ये 2 टाइप, सिस्टम सेगमेंट एंड नॉन सिस्टम सेगमेंट। तो डिस्क्रिप्टर एट्रीब्यूट्स देखो यहाँ पे, ये है आपका 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से 2 के बाद ये है यहाँ से 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4, ऐसे 4 बाइट है, 0 1 2 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 8। ठीक है, इस तरह से ये टोटल 8 बाइट वाला डिस्क्रिप्टर हो गया। सो बेस, this base it will indicate the base address of the segment, limit will indicate the length of the segment. What about this access write byte? Access write byte gives the total attributes of the segment. तो p bit यहाँ से start करते हैं, p means present, p means present, if the value of p is equal to 1 then it is present in physical memory, if p is equal to 0 then this descriptor is not present in physical memory. Are you getting? Yes, ma'am. ओके, तो आता आता मी पहिल्यांदा काय वाक्य बोलली होती, मैंने क्या बोला था कि बेस एड्रेस और लिमिट क्या इंडिकेट करता है कि वो जो पर्टिकुलर सेगमेंट है वो मेमोरी में कहाँ पे है, और अब मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि पी की वैल्यू 0 है, मतलब वो प्रेजेंट ही नहीं है। तो अगर वो प्रेजेंट ही नहीं है तो इसकी वैल्यू को मीनिंग रहेगा क्या? नहीं। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ पी बिट इज 1 ओनली बेस और लिमिट की वैल्यू कंसिडर की जाएगी। व्हेन p इज इक्वल टू 0 वो सेगमेंट है ही नहीं तो उसके बारे में बोल के क्या फायदा? that segment is not available in physical memory, that is available in secondary memory, but we will not talk about that। उसकी वैल्यू, उसका बेस एड्रेस और उसकी लेंथ का कोई मीनिंग ही नहीं रहता है, वो जो पर्टिकुलर स्टूडेंट क्लास में नहीं है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे है कि वो पर्टिकुलर सेगमेंट अगर फिजिकल मेमोरी में नहीं है तो बेस वैल्यू एंड लिमिट वैल्यू हैज नो मीनिंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट डीपीएल, डीपीएल मीन्स प्रिविलेज लेवल ऑफ द डिस्क्रिप्टर।
ठीक है, सो इट मे बी 0 1 2 3, तो अभी आपको पता है, मैं छोड़ देती हूँ उसको, ठीक है। DPL is a 2-bit field. It will indicate the least privilege level क्या होने चाहिए सामने वाले सिलेक्टर की कि जो मुझे ये मेरे एक्सेस कर सके। सो DPL इज 0 है तो वो हाईएस्ट प्रिविलेज लेवल वाला सेगमेंट है, DPL की वैल्यू 3 है तो वो लोएस्ट प्रिविलेज लेवल वाला सेगमेंट है। सो 2 बाइट्स विल बी असाइन फॉर दिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एस। एस मीन्स जैसे मैंने बोला था आपको यहाँ पे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टर्स। एक है आपका सिस्टम डिस्क्रिप्टर और दूसरा है नॉन सिस्टम डिस्क्रिप्टर, मीन्स नॉर्मल वाला कोड या डेटा। तो ये कौन बताएगा मुझे? दिस एस फील्ड विल इंडिकेट। सो सेगमेंट डिस्क्रिप्टर होगा, सिस्टम डिस्क्रिप्टर अगर है तो वैल्यू ऑफ एस विल बी 0 एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ एस इज 1 इट इज अ कोड या डेटा सेगमेंट डिस्क्रिप्टर, ठीक है। अगर वो सेगमेंट डिस्क्रिप्टर है तो अगर वो नॉर्मल आपका डेटा सेगमेंट या कोड सेगमेंट डिस्क्रिप्टर है तो एस की वैल्यू 1 रहेगी। और अगर वो पुनः आला का फोन क्या वाला आता, एक मिनट, प्रिंसिपल सर का फोन है, 1 मिनट में बात करती हूँ। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को अभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो बेस एड्रेस इंडिकेट करेगा, बेस एड्रेस लिमिट इंडिकेट करेगा, मैक्सिमम कैपेसिटी, देन पी इंडिकेट करेगा दैट सेगमेंट इज अवेलेबल इन फिजिकल मेमोरी और नॉट। पी की वैल्यू 1 है तो दैट इज अवेलेबल इन फिजिकल मेमोरी, इफ इट इज अ 0 देन दैट इज नॉट अवेलेबल इन फिजिकल मेमोरी। DPL विल इंडिकेट द प्रिविलेज लेवल या इंपॉर्टेंस या प्रायोरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्क्रिप्टर। देन एस इंडिकेट, इट इज अ नेम, इसका नाम है सेगमेंट डिस्क्रिप्टर, तो वो सेगमेंट को पॉइंट करता है। तो अगर 1 है तो वो सेगमेंट है, अगर 0 है तो वो सिस्टम है, अगर सिस्टम है तो दैट इज अ, आप उसको बोलोगे कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड है, मतलब हमारे लिए नहीं है, ठीक है। और अगर 1 है तो वो हम लोगों के लिए है अवेलेबल, जिसमें हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ अ सेगमेंट, अगर वो सेगमेंट है, मतलब अगर एस की वैल्यू 1 है तो उसके बाद दिस फील्ड विल बी एक्टिवेटेड, टाइप फील्ड, ओके। सो दिस टाइप फील्ड विल बी एक्टिवेटेड एंड दिस टाइप फील्ड विल इंडिकेट, नहीं लिया आएगा यहाँ पे, ओके। सो इस टाइप फील्ड में क्या है हम देखते हैं, इसमें और 3 फील्ड्स हैं।
इसमें और 3 फील्ड है टाइप में, R/W, ED/CC एंड D/C। तो अभी जो बोल रही हूँ मैं, ध्यान से देखो, इस टाइप फील्ड में 3 बातें हैं, RW, R/W, R/W बार होगा यहाँ पे शायद, ठीक है, देन ठीक है, W बार को निकाल दो टेम्पररी, ठीक, R/W, ED/CC एंड D/C, ठीक है। अभी अगर वो आपका डेटा सेगमेंट है, अगर आपका वो डेटा सेगमेंट है 1, तो इसमें फिर इस ईडी बिट विल बी एक्टिवेटेड एंड दिस W विल बी एक्टिवेटेड इफ इट इज अ डेटा सेगमेंट। अगर आपका वो डेटा सेगमेंट है तो आप इसमें ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एक्सपांडेड डाउन वाला सेगमेंट है कि एक्सपांडेड अप वाला सेगमेंट है। सो अगर इफ ईडी इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि वो एक्सपांडेड डाउन वाला सेगमेंट है। अगर वो ईडी की वैल्यू 0 रहेगा तो वो एक्सपांडेड अप वाला सेगमेंट होगा। मतलब एक्सपांडेड अप मतलब क्या, स्टैक सेगमेंट, और एक्सपांडेड डाउन मतलब क्या, नॉर्मल डेटा सेगमेंट, ठीक है। तो रिमेंबर दिस थिंग, इफ ये जो 3 बिट्स है उसमें से डी की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब है कि दिस इज अ डेटा सेगमेंट, एंड इफ इट इज अ डेटा सेगमेंट देन दिस एक्सपांडेड डाउन विल बी एक्टिवेटेड। तो उसमें पूछा जाएगा कि ओके डेटा सेगमेंट है ना, तो उस डेटा में कौन सा सेगमेंट है, नॉर्मल डेटा सेगमेंट है या स्टैक डेटा सेगमेंट है। अगर 1 है तो हम बोलेंगे नॉर्मल डेटा सेगमेंट, और अगर 0 है तो हम उसको बोलेंगे स्टैक डेटा सेगमेंट। तो स्टैक डेटा सेगमेंट इज कॉल्ड एज एक्सपांडेड अप, बिकॉज हमारा जो स्टैक होता है ऐसे ऊपर ऊपर बढ़ता है, ठीक है, बराबर है ना। हम स्टैक में पहले यहाँ पे लिखते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं, फिर मतलब वो एक्सपांड अप 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 होता है। और नॉर्मल डेटा सेगमेंट रहता है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम एक्सपांडेड डाउन वाला सेगमेंट होता है वो, तो जस्ट अपोजिट। तो वो कौन सा है, फिर ओके ये होने के बाद इज इट राइटेबल और नॉट। तो अगर W की वैल्यू 1 है तो उसमें आप लिख सकते हो, अगर W की वैल्यू 0 है तो उसमें आप नहीं लिख सकते हो। ये हो गया आपका डेटा सेगमेंट के रिलेटेड। अब यही अगर दिस इज अ कोड सेगमेंट, अगर ये कोड सेगमेंट है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसका मतलब है कि दिस सेगमेंट डिस्क्रिप्टर जो उसको पॉइंट कर रहा है, दिस इज अ कोड सेगमेंट डिस्क्रिप्टर। तो अगर ये कोड सेगमेंट डिस्क्रिप्टर है, ये तो कैसा डिस्क्रिप्टर है, ये कंफर्मिंग कोड सेगमेंट वाला डिस्क्रिप्टर है कि नॉर्मल। कंफर्मिंग कोड सेगमेंट मतलब क्या, कि जिसका CPL विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू DPL, जिसका प्रिविलेज लेवल हमेशा कम रहेगा। कम म्हणजे जास्त प्रिविलेज लेवल, न्यूमरिकली कम, न्यूमरिकली कम मतलब क्या, प्रिविलेज लेवल ज्यादा। अगर ऐसा है तो जिसका करंट प्रिविलेज लेवल 0 है तो वो किसी को भी 1 को भी एक्सेस कर सकता है, 2 को भी एक्सेस कर सकता है, 3 को भी एक्सेस कर सकता है, बिकॉज इसका प्रिविलेज लेवल 0 है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एज अ कन्फर्मिंग कोड सेगमेंट। कन्फर्म आहे की हा कोड सेगमेंट एक्झिक्यूट होणार म्हणजे होणार, इट इज अ कन्फर्म, सो इट इज कॉल्ड एज अ कन्फर्मिंग कोड सेगमेंट। और अगर ऐसा नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 है तो दिस इज नॉट अ कन्फर्मिंग कोड सेगमेंट। तो उसका जो CPL है, करंट प्रिविलेज लेवल की जो वैल्यू है वो न्यूमरिकली ज्यादा है देन DPL, ठीक है। तो दिस इज द केस। उसके बाद कोड सेगमेंट में तो आप राइट नहीं कर सकते हो, तो जस्ट इट इज रीडेबल और नॉट रीडेबल, उसको आप रीड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इफ R इज इक्वल टू 1 देन इट इज अ रीडेबल, आप उसको रीड कर सकते हो। इफ R इज इक्वल टू 0 इट इज नॉट रीडेबल। सो दिस इज द यूज ऑफ टाइप फील्ड, म्हणजे इन शॉर्ट त्या सेगमेंट बद्दलची सगळी इन्फॉर्मेशन या ऍट्रिब्यूट फील्ड मध्ये असेल। आर यू गेटिंग दिस, RW, EDCC, DC, आर यू गेटिंग दिस? समजलं काही डिफिकल्टी याला, कोणाला काही डिफिकल्टी याच्यामध्ये? No, ma'am. सबको समझा है? उज्ज्वला, विशिता, ओमकार, वैष्णवी, Yes, ma'am. Yes, सती, ma'am. प्रियंका, Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. तो ये बातें आप याद रखो, ठीक है। ये हो गया टाइप। तो टाइप फील्ड जो है वो सेगमेंट का टाइप बताता है कि वो डेटा टाइप है कि कोड सेगमेंट टाइप है, सॉरी डेटा टाइप है या कोड से क्या बोल रही हूँ मैं, डेटा सेगमेंट है या कोड सेगमेंट है। ओके वो डेटा सेगमेंट है, मग डेटा सेगमेंट आहे तर कसा डेटा सेगमेंट है, वो स्टैक डेटा सेगमेंट है कि नॉर्मल डेटा सेगमेंट है, उसमें से उसने बता दिया। ओके फिर वो भी हो गया, फिर वो राइटेबल है या नॉट राइटेबल है, मतलब पूरा लेखा जोखा अबाउट दैट सेगमेंट।
अगर वो कोड सेगमेंट है तो उसका सीपीएल कम है क्या कि ज्यादा है, वो रीडेबल है, एग्जीक्यूटेबल है कि क्या है, इस तरह से उसने बता दिया। आफ्टर दैट ए मींस एक्सेस बिट, अगर इस डिस्क्रिप्टर को एक्सेस किया है देन ए की वैल्यू हो जाएगी 1 विच इंडिकेट दैट दिस सेगमेंट इज एक्सेस्ड। अगर ए की वैल्यू 0 है इसका मतलब है कि दिस डिस्क्रिप्टर जिस सेगमेंट को पॉइंट कर रहा है दैट सेगमेंट इज नॉट एक्सेस। अगर ये प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है, इसको हम एक्सेस करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, इसका मतलब है कि वो एक्सेस हुआ है। उसके बाद ये 0 है, ठीक है, तो हमें टेंशन लेने की 0 नहीं, वो 0 रहेगा। इट दिस बिट इज अ 0 फॉर कंपैटिबिलिटी फ्यूचर प्रोसेसर। जब भी ऐसा सेंटेंस आएगा कंपैटिबिलिटी विद फ्यूचर प्रोसेसर, इसका मतलब है कि जब ये बंदों ने 386 डिजाइन किया तो उनको समझ में नहीं आ रहा था इसमें इसके लिए क्या असाइन करूं, तो उन्होंने उसको 0 करके लिया। नेक्स्ट प्रोसेसर में इसका वैल्यू में बी चेंज। उसके बाद नेक्स्ट जो है डिफॉल्ट ऑपरेंड साइज, डी मीन्स डिफॉल्ट ऑपरेंड साइज। बाय डिफॉल्ट ऑपरेशन जो आप परफॉर्म कर रहे हो, जो आप डेटा यूज करने वाले हो, ऑपरेंड यूज करने वाले हो, उसकी साइज क्या रहेगी। तो बाय डिफॉल्ट ये 32 बिट आपका माइक्रो प्रोसेसर है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट उसकी साइज 32 बिट ही रहनी चाहिए, ठीक है। सो 1 इंडिकेट इट इज अ 32 बिट सेगमेंट एंड 0 अगर रहेगा तो इसका मतलब है कि वो 32 बिट नहीं है, 16 बिट सेगमेंट है। सो दिस डी इंडिकेट द डिफॉल्ट ऑपरेशन साइज, डिफॉल्ट ऑपरेंड साइज, ठीक है। एवीएल अवेलेबल, दिस डिस्क्रिप्टर जिसके बारे में हमने इतनी बातें की वो अवेलेबल है भी या नहीं है। सो अवेलेबल फील्ड फॉर यूजर और ओएस, अगर अवेलेबल की वैल्यू 1 है इसका मतलब है कि दिस इज अवेलेबल फॉर नॉर्मल बंदे के लिए अवेलेबल है, कोई भी ऐरा गैरा बंदा इसको एक्सेस कर सकता है अगर एवीएल की वैल्यू 1 है तो। इफ एवीएल इज इक्वल टू 0 दिस इज अ हाईली प्रिविलेज डिस्क्रिप्टर, ठीक है, तो उसको सिर्फ ओएस ही एक्सेस कर सकती है। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एवीएल। इफ एवीएल फील्ड इज इक्वल टू 1 इट इज अवेलेबल फॉर यूजर, इफ एवीएल इज इक्वल टू 0 it is available for operating system not for normal user। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लास्ट वाला बिट जी मीन्स ग्रैन्युलैरिटी बिट। ग्रैन्युलैरिटी बिट इंडिकेट करता है 1 इज इंडिकेट दैट सेगमेंट लेंथ इज अ पेज ग्रैन्युलर, मतलब पेजिंग है क्या, सिंपल सेगमेंट की जो लेंथ है वो पेजिंग में डिवाइड की है। एंड 0 इंडिकेट दैट कि द सेगमेंट लेंथ इज अ बाइट ग्रैन्युलर, ठीक है, सेगमेंट की जो लेंथ है वो बाइट ग्रैन्युलर है। अभी इतना ही समझो, इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या। व्हेरी व्हेरी इंपॉर्टंट रजिस्टर, याच्यामध्ये कितने क्वेश्चन विचारलेले एमसीक्यूज मध्ये, डी ची व्हॅल्यू ऐसी असेल तर काय होईल, डीपीएल ची व्हॅल्यू अशी असेल तर काय होईल, टाइप ऐसा होगा तो क्या होगा, मतलब आपको हर एक बीट का मतलब याद ही रखना पड़ेगा। किसी को डाउट है। नो मैम। वैष्णवी, श्वेता, कृष्णकांत, अथर्व, सृष्टि, आदित्य, सोहम, विजय, No, ma'am. आकाश, No, ma'am. मनाली, No, ma'am. मैथिली, No, ma'am. राजा, No, ma'am. यश, No, ma'am. अंजलि खैरार, प्रियंका, वैष्णवी, Yes, ma'am. राहुल, श्रुति, Yes, ma'am. भावेश, No, ma'am. आर्या, साक्षी, ओमकार, No, ma'am. तेजस्विनी, No, ma'am. साक्षी ताड़गे, अनुश्री, No, ma'am. ठीक है, आदिति, No. प्रांजल, No, ma'am. समझ में आ रहा है। मधुश्री, श्रुति, Yes, No, ma'am. ma'am. पूजा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे दिया है P is equal to 1, segment is mapped into physical memory, P is equal to 0, no mapping into physical memory, so base and limit are of no use। DPL indicate करता है privilege level, S is equal to 1 then it is a segment descriptor, S is equal to 0 then it is a system descriptor। E, EDCC
W/R। E की वैल्यू ये किसके ऊपर डिपेंड है? पहले तो S की वैल्यू 1 होनी चाहिए कि वो इंडिकेट करेगा कि इट इज अ कोड और डेटा। उसके बाद E की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर E की वैल्यू 0 है तो इट इज अ डेटा सेगमेंट डिस्क्रिप्टर। अगर वो डेटा सेगमेंट डिस्क्रिप्टर है तो फिर एक्सपांडेड अप है या एक्सपांडेड डाउन है। ऑफसेट मस्ट लेस देन लिमिट, ऑफसेट मस्ट ग्रेटर देन, वो थोड़ा अभी मैं बताऊंगी आपको, लेकिन अभी टेम्पर इतना याद रखो, एक्सपांडेड अप मतलब आपका स्टैक, एक्सपांडेड डाउन मतलब आपका नॉर्मल सेगमेंट। राइटिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे अगर इस S की वैल्यू 1 है और E की वैल्यू 1 है तो ही इट इज अ कोड सेगमेंट। अगर S की वैल्यू 0 है तो इसको कुछ मतलब नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का सेगमेंट हो जाएगा, सिस्टम सेगमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टर टेबल, डिस्क्रिप्टर टाइप इज अ कोड सेगमेंट। अगर वो कोड सेगमेंट है तो उसका CPL क्या है, ठीक है। तो और उसके बाद उसको रीडेबल है या राइटेबल है। एक्सेस बिट इंडिकेट करेगा कि इसको पहले एक्सेस किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी को कुछ डाउट? ओके, आप लीव कर सकते हो मीटिंग। No, ma'am.